गुरुवार 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने यूनियन को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, यहाँ हम बात और किसी की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को कैंसिल करने की कर रहे हैं। इस मामले से यूनियन को एक झटका लगा है और वो भी 2024 लोकसभा इलेक्शन से ठीक कुछ समय पहले। सुप्रीम कोर्ट बेंच के इस फैसले के आते ही लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है। पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने मोदी को टारगेट किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है। पॉलिटिकल लीडर्स के अलावा लीगल वर्ल्ड के भी जानी मानी नेम्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को एक हिस्टोरिक डिसीजन बताया है, जिसमें सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, सदान फराशत और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल है। जहाँ सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा है, दिस इज अ सैल्यूटरी जजमेंट व्हिच विल एनहांस आवर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा है, द स्कीम इटसेल्फ इज अ स्कैम। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक इट डाउन। देयर इज नो एलिमेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ रीजनेबलनेस। इट इज अ स्कैम विदाउट अ डाउट। इसी के साथ कपिल सिब्बल ने उस पॉइंट को भी एड्रेस किया है जहां लोगों को डर था कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को नल एंड वॉइड करने के लिए गवर्नमेंट एक न्यू ऑर्डिनेंस लेकर पेश हो सकती है। और इसके बारे में बोलते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, दे कैन नॉट, एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट सेट असाइड अ जजमेंट। नो लॉ कैन सेट असाइड अ जजमेंट। दे कैन ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस टू पुट इन प्लेस अ न्यू फंडिंग सिस्टम, बट नॉट दिस। इन्हीं सब के बीच जब आरटीआई के माध्यम से ये डेटा सामने आ गया कि एसबीआई ने पिछले 6 सालों में करीबन 9,208 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचे हैं, तो लोगों के बीच हल्ला उठ गया। और आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि इसमें से 57% बीजेपी के पास गए हुए हैं, जो कि करीबन 5,271.97 करोड़ रुपए है। और वहीं कांग्रेस को इसमें से 10% ही मिला है, जो ₹952.29 करोड़ है। इन्हीं सब को सुनकर अपोजिशन ने एक बार फिर से यूनियन पर हमला किया है। हालांकि जहां इतने लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ बोल रहे थे, वहीं एक समय था जब एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके सपोर्ट में बोला था और जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी शामिल था। यहाँ हम किसी और की बात नहीं बल्कि अरुण जेटली की कर रहे हैं। इसमें घुसने से पहले एक नजर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के एनालिसिस पर डाल लेते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अलावा और किन पार्ट्स को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है। जजमेंट ने एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब ले लिया जब ये बात सामने आई कि आरबीआई और ईसीआई दोनों ने ही इस स्कीम के खिलाफ बोला था। जी हाँ, आपने सही सुना। जहां आरबीआई यूनियन के इस अमेंडमेंट से हामी भरते हुए नहीं देखी गई कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एसबीआई द्वारा इशू होना चाहिए, क्योंकि आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी रहती है कोई भी प्रोमिसरी नोट्स एज सच इशू करने के लिए, बिकॉज देन इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन अंडरमाइन द फेथ इन बैंक नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इफ द बॉन्ड्स आर इशूड इन साइजेबल क्वांटिटीज। और वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वजह से इतने अमेंडमेंट्स को सीरियस इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिटिकल फाइनेंस फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बताया था। अपने लेटर टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में ईसीआई ने ये भी मेंशन किया दैट द अमेंडमेंट टू द आरपीए बाय व्हिच डोनेशंस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इज अ रेट्रोग्रेड स्टेप टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी ऑफ डोनेशंस। जजमेंट सुनाने की शुरुआत में ही सीजीआई ने गुड गवर्नेंस के पॉइंट पर जोर देते हुए स्टेट किया, इन्फॉर्मेशन अबाउट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस ऑफ वोटिंग। जो पहला पॉइंट सीजीआई ने पिक किया इस इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराने का, वो था सिटीजन्स के राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करने का, जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A का भी पार्ट बनता है। असल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से कोई भी सिटीजन्स या कॉर्पोरेट एंटिटीज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स दे सकती है, हालांकि डोनर की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए कि उन्हें उन पॉलिटिकल पार्टी से बैकलैश ना फेस करना पड़े जिन्हें उन्होंने फंड्स नहीं दिए हैं। यूनियन ने स्कीम से डोनर्स को कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कर दी और इसी पॉइंट को पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल ने चैलेंज किया था। इस फैसले से ये साफ होता है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच का मानना है कि वोटर्स को पॉलिटिकल फंड्स देने वाले की आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए और ये उनका हक है। सीजीआई ने इस पॉइंट पर जोर देते हुए कहा है कि हमारे देश में सिटीजन्स को इतना अधिकार मिला हुआ है कि वे सरकार को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं एंड दैट political parties are relevant units in the electoral process. Information about funding of political parties is essential for electoral choices. इसी के साथ एक पॉइंट जो सीजीआई ने और रेस किया था वो ये था कि सिटीजन्स या कंपनीज जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं कुछ हद तक शायद पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, और ऐसे में जब वोटर्स को ये भी मालूम नहीं रहेगा कि पार्टीज को पैसे कौन दे रहा है, वो उनके राइट्स के साथ खिलवाड़ होगा। एंड स्टेटेड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिजल्ट्स इन वैरिंग लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी मेकिंग एंड मे आल्सो लीड टू क्विड प्रो को अरेंजमेंट्स व्हिच मे बेनिफिट द पार्टी इन पावर। आपको बता दें कि सीजीआई यूनियन के इस पॉइंट से भी बिल्कुल खुश नहीं दिखे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से ब्लैक मनी की समस्या कम हो रही है। फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ ब्लैक मनी को ठीक करने की वजह से इस स्कीम को अपहेल्ड नहीं किया जा सकता है,
जो सीधे सीधे सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। एंड thus CJI stated, electoral bond scheme is not the only scheme to curb black money. There are other alternatives. Infringement of the right to information is not justified by the purpose of curbing black money. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने न केवल सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया है, पर उसकी वजह से जो बाकी अमेंडमेंट्स भी हुए थे वे सभी अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए हैं। इसमें मौजूद है अमेंडमेंट्स मेड टू इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजन सेक्शन 29C ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड अमेंडमेंट टू सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वजह से सबसे मेजर अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट में किया गया था, जिसके तहत कंपनीज को भी पॉलिटिकल फंडिंग करने की छूट दी गई थी और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए CJI ने स्टेट किया, अ कंपनी हैज मोर ग्रेवर influence on the political process than contributions by individuals. Contributions by companies are purely business transactions. Amendment to Section 182 Companies Act is manifestly arbitrary for treating companies and individuals alike. इसी के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड का ये मामला समाप्त हुआ। अब चलिए उन पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं जिसकी वजह से फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने एक वक्त पर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड किया था। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड को डिफेंड किया था क्योंकि उनके हिसाब से ये देश के काले धन को बहुत ही कम कर सकता था और इंडिया में ब्लैक मनी की समस्या बहुत ज्यादा है। And stated, India is the largest democracy in the world. However, despite strengthening various institutions for the last 7 decades, India has not been able to evolve a transparent political funding system. Elections and political parties are fundamental features of parliamentary democracy. Elections cost money. The round-the-year functioning of the political parties involves a larger expenditure. इलेक्टोरल बॉन्ड की तारीफ करते हुए अरुण जेटली ने कहा था, इट envisages total clean money and substantial transparency coming into the system of political funding. A donor can purchase electoral bonds from a specified bank only by a banking instrument. He would have to disclose in his accounts the amount of political bonds that he has purchased. बात ऐसी है कि ये सब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने 2019 में कही थी और जिस साल ही उनका निधन भी हो गया था। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स ब्लैक मनी को कर्ब करने से ज्यादा सिटीजन्स के राइट को वायलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इसे रिमूव किया है। जहां एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे डिफेंड किया है, वहीं दूसरे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और कांग्रेस सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तारीफ करते हुए कहा, इट इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर ट्रांसपेरेंसी, द राइट टू नो एंड लेवल प्लेइंग फील्ड इन इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से और कोई खुश दिखे ना दिखे, पर सीनियर एडवोकेट शदान फरासत, प्रशांत भूषण और कपिल सिब्बल इस फैसले से काफी खुश दिखे हैं, जिन्होंने इस केस में पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट किया था। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने स्टेट किया, द सुप्रीम कोर्ट हैज कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड ऑल द provisions have been made in the different acts. वहीं सीनियर एडवोकेट शदान फरासत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट has unanimously struck down the electoral bonds amendment. इस मामले में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी भी पीछे नहीं हटे और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हिस्टोरिक बताते हुए बीजेपी को टारगेट किया है। वहीं आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की और कहा, दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शन फंडिंग, अदरवाइज थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स इट वाज नॉट नोन व्हिच पर्सन वाज गिविंग फंड्स टू व्हिच पार्टी। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्रीज डेमोक्रेसी दैट इट इज नोन व्हिच पर्सन इज गिविंग हाउ मच मनी टू व्हिच पॉलिटिकल पार्टी। और वहीं कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द मच टाउटेड इलेक्टोरल bond scheme of the Modi सरकार as violative of both laws passed by Parliament as well as the Constitution of India। जिसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐड किया, the long awaited verdict is hugely welcome and will reinforce the power of votes over notes। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस झटके के बाद यूनियन इस मामले में अगला कौन सा कदम उठाती है। Till then, keep following लॉ चक्रा।